तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका दोबारा स्वागत है। तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिलरी के बारे में डीप में। तो कैपिलरी से भी कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या एकेडमिक के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो कैपिलरी के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम लोग को पहले से भी पता है, और जो चीजें नहीं पता है उसी पे फोकस हम लोग करेंगे कि वो टर्म्स पढ़ा जाए, उसी के बारे में पढ़ा जाए। या कह सकते हैं कि कैपिलरी से रिलेटेड अगर क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या फार्मूले हैं, अगर हम लोग सोयल में स्टडी करते हैं तो कैपिलरी एक्शन हम लोग पढ़े हैं कैपिलरी ट्यूब से रिलेटेड करके। यानी कैपिलरी कोई अगर माइन्यूट साइज का या डाया का कोई ट्यूब है तो उसमें वाटर किस तरह से राइज या फॉल होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो ये हम लोग पढ़े हैं डीप में। सोयल में किस तरह से कैपिलरी बनता है और क्या प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरी राइज का हाइट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यानी अगर कैपिलरी ट्यूब है उसमें वाटर राइज कर रहा है तो कितना फ्री वाटर लेवल से कितना हाइट तक वो राइज करता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो हेडिंग रहेगा एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज को हम डिनोट करते हैं एस सफिक्स में सी मींस कैपिलरी। तो डायग्राम आपका वही रहेगा, एक बड़ा सा हम लोग कंटेनर लेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी वाटर फिल है और इसमें हम लोग उल्टा करके कैपिलरी ट्यूब डाल देते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब ये डाल दिए, ये वाटर का फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस से ये वाटर का फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस से जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर राइज करता है, जितने हाइट तक राइज करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। तो ये होगा आपका HC। तो हम लोग जानते हैं कि जो कैपिलरी ट्यूब में वाटर राइज करेगा ऊपर हम लोग देखेंगे तो ये कर्व फॉर्म में दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस। इसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस, इस कर्व को बोलते हैं मेनिस्कस। तो कहीं न कहीं वाटर जो राइज करेगा या कहीं भी किसी भी पोर्स के अंदर जो वाटर होता है इन अंडर एनी टेंशन तो उस पे सरफेस टेंशन भी एक्ट करता है। तो सरफेस टेंशन कहाँ पे यहाँ पे एक्ट करेगा अगर देखें तो जो कर्व है मेनिस्कस है उसका जो टेंजेंट लाइन, तो इसका अगर टेंजेंट हम ड्रा करेंगे तो ये होगा और उधर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो बिल्कुल यूनिफॉर्मली या कह सकते हैं सिमेट्रिकल होता है, जैसे इधर होगा ऐसे इधर लगेगा। तो ये टेंजेंट एक्ट करता है, तो ये आपका सरफेस टेंशन और ये हो गया आपका सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन और जो कैपिलरी ट्यूब का जो वर्टिकल एक्सिस ये दिख रहा है, कैपिलरी ट्यूब का जो एक्सिस है, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो एंगल बिटवीन सरफेस टेंशन फ्रॉम कैपिलरी ट्यूब वो होता है आपका क्रिटिकल एंगल। तो ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल। तो एक्सप्रेशन के लिए केवल ये डायग्राम, इतना डायग्राम याद रखेंगे। अब इसमें प्रिंसिपल क्या अप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करते हैं अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे इस डायग्राम पे या कह सकते हैं इस कैपिलरी ट्यूब के ऊपर अगर हम लोग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं और जो वाटर है उसके ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, तो सरफेस टेंशन एक तो ये डायगोनली एक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में लाएंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो TS cos अल्फा हो जाएगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो TS cos अल्फा हो जाएगा। तो ये वर्टिकली इस तरह से काम करने लगेगा। तो अगर इस वाटर पे वर्टिकल फोर्स लग रहा है तो इसको बैलेंस कौन करेगा। इसको बैलेंस करने के लिए जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो वाटर स्टोर हुआ है
कितने हाइट तक, एससी हाइट तक जो वाटर स्टोर हुआ है उसके वेट के इक्वल होता है। दोबारा समझेंगे, कैपिलरी टेंशन एक्ट कर रहा है टेंजेंशियली अल्फा एंगल पे, अल्फा को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। हम लोग क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं डीप में। तो क्रिटिकल एंगल पे सरफेस टेंशन काम करता है, ये डायगोनल है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकल के आएगा टीएस, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा टीएस cos अल्फा। अब अगर वाटर के ऊपर वर्टिकल फोर्स लग रहा है टीएस cos अल्फा, तो अगर इसको कोई बैलेंस नहीं करेगा तो ये ऊपर चलता चला जाएगा ये वाटर। इसका मतलब अगर यहीं पे रुक गया है, इतने ही हाइट तक है, ऐसी हाइट तक ही है और इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसका मतलब ये है कि इतने हाइट के वाटर पे कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा होगा, तभी ये ऊपर मूव नहीं कर रहा। अदरवाइज क्या होता है कि जो टीएस cos अल्फा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है इस वाटर पे, ऐसी हाइट के वाटर पे, तो अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। तो इसको बैलेंस कौन करेगा? इसको बैलेंस करने के लिए ऐसी वाटर, ऐसी हाइट का वाटर स्टोर हुआ है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, उसके वेट के इक्वल हो जाता है। तो जब तक वेट के इक्वल नहीं होगा तब तक ये वाटर राइज करता रहेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिखेंगे, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन वर्टिकल फोर्स ऑन SC height of water store या कर सकते हैं rise in capillary tube इक्वल टू, तो यह इक्वल होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, किसके इक्वल होगा? इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, इक्वल टू वेट ऑफ वाटर ऑफ SC height राइज या स्टोर इन कैपिलरी ट्यूब। तो अगर ये कैपिलरी ट्यूब है, उसमें ऐसी हाइट तक क्या हुआ है, वाटर राइज किया है, तो उस पे सरफेस टेंशन एक्ट करेगा अल्फा एंगल पे, जिसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे टीएस cos अल्फा आएगा। तो वर्टिकल अगर फोर्स लग रहा है, अगर वर्टिकल फोर्स को कोई बैलेंस करने वाला फोर्स नहीं होगा तो ये वाटर राइज करता रहेगा ऊपर की डाउन हमेशा। लेकिन ये ऊपर ज्यादा एक फिक्स हाइट तक ही ऊपर जाता है, उसके बाद ये ऊपर नहीं जाता है, राइज नहीं करता है। रीजन क्या है कि अगर टीएस cos अल्फा की जो वैल्यू है, जो वैल्यू निकल के आएगा, अगर जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर जो राइज किया ऐसी हाइट तक, उसके वेट के अगर इक्वल हो जाता है तो उससे ऊपर नहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि जो वर्टिकल फोर्स टीएस cos अल्फा एक्ट कर रहा है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, वह किसके इक्वल होता है? जो जितने हाइट तक वाटर स्टोर हुआ है उसके वेट के इक्वल होता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में याद रखेंगे कि यह एक लाइन केवल इक्वेशन लगाते हैं, उसके बाद आंसर। तो वर्टिकल अगर हम फोर्स की बात करें तो वर्टिकल फोर्स क्या है हमारा? तो वर्टिकल फोर्स लगाएंगे देयरफॉर, तो वर्टिकल फोर्स हमारा क्या है? टीएस cos अल्फा है, यही वर्टिकल फोर्स लग रहा है। वर्टिकल फोर्स किस पे? ऑन SC हाइट ऑफ वाटर स्टोर राइज इन कैपिलरी ट्यूब, यानी जो SC हाइट तक वाटर स्टोर हुआ है उस पे वर्टिकल फोर्स क्या लग रहा है? तो टीएस cos अल्फा लगेगा इक्वल टू, अब ये वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो वेट ऑफ वाटर ऑफ SC हाइट राइज और स्टोर इन कैपिलरी ट्यूब।
तो वेट ऑफ वाटर किसका, ऐसी हाइट तक जो वाटर इसमें स्टोर हुआ है या राइज किया है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, उसका वेट। तो वेट होता है, तो वेट इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, वेट की जगह लिख सकते हैं हम लोग डेंसिटी यानी यूनिट वेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब लिख सकते हैं हम लोग, कैपिलरी ट्यूब। तो वेट हम लोग जानते हैं, यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर वेट निकालना है तो वेट इक्वल लिख सकते हैं यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। अब वाटर के लिए निकालना है तो वाटर हो जाएगा, तो इसलिए यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। तो टीएस कॉस एल्फा इक्वल टू, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया, यूनिट वेट ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालेंगे अगर ये आपका जो कैपिलरी ट्यूब है सिलिंड्रिकल शेप का है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा पाई। अगर हम लोग डाया इसका ले रहे हैं, एज्यूम कर लिए डाया डी है, कैपिलरी ट्यूब का डाया, लेट डाया कैपिलरी ट्यूब, लेट डाया ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब इक्वल टू डी, स्मॉल डी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू हाइट। हाइट कितना है, हाइट है h। और इसमें हम लोग ले रहे हैं एंड राइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब, राइज ऑफ कैपिलरी। तो राइज ऑफ कैपिलरी क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, एच, तो एच हाइट हो गया। तो ये वॉल्यूम हो गया, ये क्या है, ये वॉल्यूम है, ये क्या है, यूनिट वेट। तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वेट आएगा। तो वेट इक्वल लिखना था। हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए हाइट ऑफ कैपिलरी या राइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी। तो एस इक्वल टू निकालेंगे यहाँ से, एस इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 4TS cos एल्फा डिवाइड बाय तो गामा डब्ल्यू पाई डी का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालना है, यहां से मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम एक बार देखेंगे गलती हो गया, क्योंकि इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर और इसकी यूनिट आ रहा आपका वेट यूनिट न्यूटन। तो बैलेंस नहीं है इक्वेशन अभी भी, तो ये देखेंगे। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। तो सरफेस टेंशन, ये फोर्स नहीं हुआ अभी, हमें फोर्स लाना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल फोर्स है। और सरफेस टेंशन फोर्स नहीं होता है, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इधर यूनिट देखेंगे तो न्यूटन पर मीटर है और इधर पूरे का पूरा यूनिट कितना आ रहा है, न्यूटन में आ रहा। तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इधर लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए।
तो लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, ये किस पे एक्ट कर रहा है, ये सरकमफ्रेंस पे लग रहा है। अगर मान लीजिए मेनिस्कस इस तरह से होता, अगर ये मेनिस्कस जो ऊपर से आप देखेंगे मेनिस्कस ये है, तो उस पे ऐसे काम करेगा, ये जो सरफेस टेंशन वर्टिकल फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो टीएस होता है सरफेस टेंशन नॉट फोर्स। तो ये किस पे कितने में लगता है, पर यूनिट लेंथ पे लगता है। तो लेंथ क्या है, सरकमफ्रेंस, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू सरकमफ्रेंस निकालेंगे, डी डाया है तो पाई इनटू डी होगा। अब बैलेंस होगा। अब देखिए इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और यह आपका इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, न्यूटन बचेगा इधर न्यूटन पर मीटर, और ये लेंथ होता है जो सरकमफ्रेंस निकल गया है क्या होगा, लेंथ होगा। तो लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर कैंसिल, तो न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन अब बैलेंस होगा। तो यहाँ गलती हो रहा था, तो इनटू में रहेगा पाई इनटू डी सरकमफ्रेंस। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, एससी निकालेंगे, तो एससी इक्वल्स टू 4 इधर आएगा तो 4 टीएस है, टीएस कॉस एल्फा है, कॉस एल्फा डिवाइड बाय ये आपका नीचे आ जाएगा तो गामा डब्ल्यू, और क्या बचा, केवल एक डी बचा, तो एक डी। तो यह एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन होता है कैपिलरी राइज निकालने का। तो यही आपका एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। तो कहीं कहीं किसी बुक में ये फार्मूला ऐसे भी दिया होगा 4t cos एल्फा डिवाइड बाय रो जी डी। तो हम लोग स्टार्टिंग पढ़े होंगे 9th में, अगर पढ़े होंगे 9th 12th में, तो ये फार्मूला मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले डेंसिटी पढ़ते थे उस टाइम, अब हम लोग नया डेंसिटी का फॉर्म पढ़ रहे हैं, यूनिट वेट या कह सकते हैं वेट डेंसिटी पढ़ रहे हैं। तो वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास डेंसिटी इनटू जी। तो रो जी की जगह आपका गामा आ गया। तो वैसे भी गामा को चेंज करेंगे डेंसिटी में, मास डेंसिटी में, तो रो जी आएगा। तो ये एक्सप्रेशन होता है कैपिलरी राइज, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज 4t cos एल्फा डिवाइड बाय रो जी डी या गामा इनटू डी। अब आपसे पूछेगा मैक्सिमम कैपिलरी राइज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो नोट फर्स्ट for maximum rise of कैपिलरी, अगर मैक्सिमम राइज निकालना है तो मैक्सिमम राइज को हम लोग डिनोट करेंगे एचसी मैक्स से, एचसी मैक्स। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा इफ एल्फा इक्वल्स टू 0। अगर एल्फा की वैल्यू 0 कर देंगे तो कॉस एल्फा की वैल्यू हो जाएगा 1। यानी पहला तो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि कॉस एल्फा की वैल्यू 1 करना पड़ेगा। दूसरा चीज, दूसरा इफ टेम्परेचर इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस है, देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो 20 डिग्री टेम्परेचर पे जो सरफेस टेंशन होता है टीएस होता है वाटर के लिए, इज इक्वल टू
तो टीएस की वैल्यू क्या होता है, तो टीएस की वैल्यू होती है आपका 72.8 इंटू 10⁻⁻8 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर, यह वैल्यू होता है। 20 डिग्री सेल्सियस पे सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वैल्यू होगा 22.8 इंटू 10⁻⁻8 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू याद करना पड़ेगा अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू एससी मैक्स इक्वल्स टू, तो एससी मैक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4t, t की जगह क्या रखना है 72.8 इंटू 10⁻⁻8 cos अल्फा की जगह 1 करना है डिवाइड बाय गामा w इंटू डी। तो डी यानी साइज ऑफ पार्टिकल हमें पता नहीं है, या कह सकते हैं साइज ऑफ वाइट कैपिलरी सोल की किसी में नहीं पता है। तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या रखेंगे 9.81 क्या होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो किलो न्यूटन, ऊपर भी किलो न्यूटन है नीचे भी किलो न्यूटन, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है, यहाँ पे गामा डब्ल्यू की जो लेंथ यूनिट होती है पर मीटर क्यूब होता है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10⁻⁻6। तो सॉल्व करेंगे तो एससी मैक्स इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.297 डिवाइड बाय डी, यह वैल्यू आएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम राइज निकल के आएगा 0.297 डिवाइड बाय डी। डी तो एससी मैक्स की वैल्यू सेंटीमीटर में याद रखेंगे, सेंटीमीटर में आएगा, और डी की जो वैल्यू रखेंगे वो भी सेंटीमीटर में, और डी की वैल्यू जो भी रखेंगे सेंटीमीटर में, और ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा सेंटीमीटर में। एच क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर आएगा। कभी कभी एक एक्सप्रेशन और पूछ लेगा आपसे, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड diameter of capillary tube। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और डाया ऑफ कैपिलरी ट्यूब को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी। तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो डायग्राम बहुत सिंपल डायग्राम याद रखेंगे, ये कैपिलरी ट्यूब है, क्या है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब है, जब इसमें आपका वाटर राइज करेगा तो इस तरह से मेनिस्कस बनेगा। ये क्या है, ये है आपका मेनिस्कस। तो मेनिस्कस का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। मेनिस्कस का अगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि सेंटर यहाँ पे कहीं है, मेनिस्कस का सेंटर हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे है, तो इसका मतलब अगर जिसे हम लोग मिलाएंगे इस पॉइंट से, अगर हम लोग ले रहे हैं ये ए है ये बी है, तो ये क्या देगा, ये देगा आपका रेडियस ऑफ मेनिस्कस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ मेनिस्कस। और डाया ऑफ कैपिलरी ट्यूब आपका क्या है स्मॉल डी, तो इसको आप मिलाएंगे इस तरह से,
और सरफेस टेंशन किस तरह से काम करेगा, तो सरफेस टेंशन यहाँ पे लगेगा TS और सरफेस टेंशन यहाँ पे लगता है TS, और यह होता है आपका क्रिटिकल एंगल, यह होता है आपका क्रिटिकल एंगल। तो जब ओरिजिन से आप किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ओरिजिन से किसी कॉर्ड के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ए बी अगर सी है तो AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू BC है। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो AC इक्वल टू BC हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है, जो क्रिटिकल एंगल अल्फा हम लोग यहाँ पहले जान रहे हैं क्या होता है, सरफेस टेंशन जो एक्ट करता है आपका टेंजेंशियली, तो वर्टिकल फेस से जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल होता है। इसको हम लोग इस ट्राइंगल के अंदर लाएंगे, यानी ट्राइंगल OBC या कह सकते हैं ट्राइंगल OCA के अंदर लाएंगे अल्फा। तो लाइन कैसे, ये देखेंगे टेंजेंट है, इस कर्व का टेंजेंट है तो इसका मतलब ये 90 होगा, ये टेंजेंट है तो ये 90 होता है टेंजेंट, तो ये 90, तो ये अल्फा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये अल्फा है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा 90, क्योंकि टेंजेंट है। TS क्या है, टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं, इस कर्व के टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा एंगल 90। तो ये अल्फा है तो ये आपका जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये आपका परपेंडिकुलर है, ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा, ये पूरा 90, तो ये कितना हो जाएगा ये अल्फा। तो लाएंगे तो ये आ जाएगा आपका अल्फा, ये 90 ये अल्फा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये पूरा का पूरा क्या है फिर 90 है तो ये अल्फा। तो इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग OBC के अंदर OBC cos अल्फा इक्वल टू, अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो cos अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं, लिखेंगे बेस, तो बेस क्या है BC डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है OB, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं D/2, तो BC को लिख दिया D/2, और OB की जगह लिख सकते हैं रेडियस ऑफ मेनिस्कस कैपिटल R। तो यहां से हम लोग निकालेंगे D/2 इक्वल टू लिख सकते हैं R cos अल्फा, R cos अल्फा, तो D इक्वल टू यानी डाया ऑफ कैपिलरी ट्यूब इक्वल टू लिख देंगे 2R cos अल्फा। तो यह रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो डाया ऑफ कैपिलरी ट्यूब इक्वल टू 2R cos अल्फा, यह रिलेशन है, D इक्वल टू 2R cos अल्फा। अब अगर हाइट ऑफ कैपिलरी राइज आपको निकालना इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस, तो क्या होगा फार्मूला, अगर राइज ऑफ कैपिलरी निकालना आपको एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस, तो SC इक्वल टू हम लोग जानते थे क्या होता है, इक्वेशन 4TS cos अल्फा डिवाइड बाय गामा W इनटू D, ये एक्सप्रेशन था। D की जगह हम लोग क्या रख देंगे, तो 4TS cos अल्फा डिवाइड बाय गामा W, D की जगह लिखते हैं यहां से D की जगह 2R cos अल्फा, तो cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल आउट, 2 से 2, तो सॉल्व करेंगे तो राइज ऑफ कैपिलरी इक्वल टू 2TS सरफेस टेंशन डिवाइड बाय गामा W इनटू R, तो यह रिलेशन हो जाएगा फिर
रेडियस ऑफ मेनिस्कस और राइज ऑफ कैपिलरी के बीच, राइज ऑफ कैपिलरी के बीच। अब यहाँ से एक जो कंक्लूजन रिजल्ट निकलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट करके रिजल्ट देखेंगे, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग सोयल की बात कर रहे हैं तो सोयल में कुछ इस तरह से सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। ये क्या है? सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स। और जो कैपिलरी वाटर होगा तो इनके बीच में होगा ऐसे। ये क्या है? कैपिलरी वाटर। क्या है? ये कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर। तो यहाँ ध्यान देंगे, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वाटर कंटेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी वाटर की वैल्यू बढ़ रही है सोयल सैंपल के अंदर, तो अगर किसी टाइम लोग एक लेवल लेके चले, मान लीजिए किसी टाइम हमारा वाटर कम था, वाटर कंटेंट की वैल्यू कम था, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा ये जो पोर है, दोनों के बीच में जो गैप है पूरा नहीं भरा होगा, यानी इस तरह से कुछ होगा, ऐसे कर्व आएगा, यहाँ पे वाटर भरा होगा। अगर वाटर की वैल्यू कम है, अब धीरे धीरे हम अगर इसको बढ़ाते रहे तो ये कर्व ऐसे होता जाएगा। और पूरा का पूरा अगर भर गया तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, पूरा पूरा भर गया। तो अगर वाटर कंटेंट की वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं, वाटर कंटेंट की वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाएंगे यहां से, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस की जो वैल्यू है, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस बनाएगा। देखिए, पहले अगर पार्शियली फील्ड है, बहुत कम वाटर कंटेंट की वैल्यू है, तो कर्व ज्यादा हुआ। जैसे जैसे वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कर्व स्ट्रेट होता जा रहा है। तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, रेडियस ऑफ मेनिस्कस भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। हम लोग देख सकते हैं, जैसे जैसे वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, जो ये कर्व बन रहा है उसका जो रेडियस होगा वो भी बढ़ता जाएगा। और लास्ट पूरा अगर भर जाएगा तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, मिलेगा नहीं कहां उसका सेंटर होगा। तो जब हम वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। और एक टाइम ऐसा आएगा और रेडियस ऑफ मेनिस्कस अगर बढ़ रहा है तो इस एक्सप्रेशन हम लोग देखे हैं, वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ेगा, और रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ेगा तो राइज ऑफ कैपिलरी क्या होगा? डिक्रीज होगा। राइज ऑफ कैपिलरी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ेगा तो कैपिलरी राइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन अगर सोयल कंप्लीटली सैचुरेटेड हो गया, तो अगर वाटर यहां तक भर गया, इफ सोयल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, तो कंप्लीटली सैचुरेटेड के केस में क्या होगा? यह डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा, यानी इसके ऊपर अब जाएगा ही नहीं। अगर ये पूरा का पूरा भर गया तो इसके ऊपर राइज ही नहीं करेगा, ये ऊपर जाने के बजाय लेटरल जाने लगेगा। तो if soil is completely saturated, तो नोट में क्या लिखेंगे? when water content is increases, when water content is increases, a radius of meniscus also increases, and height of capillary rise decreases, and height of capillary rise decreases. When water content is increases, then radius of meniscus increases and height of capillary rise decreases. If soil is completely saturated, if soil is completely saturated,
due to application of water, due to application of water, height of capillary rise reduced to 0। यानी अगर आपका सोयल क्या कंप्लीटली सेचुरेटेड हो जाएगा तो जो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज है रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, reduced to 0 because radius of meniscus will be destroyed। तो जब वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा, जब पूरा का पूरा सोयल कंप्लीटली सेचुरेट हो जाएगा तो इसका रेडियस ही नहीं बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो रेडियस जब बन ही नहीं रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अब एक्सप्रेशन की हम लोग बात करें तो अगर ऐसे हम लोग यहाँ से अगर निकालेंगे रेडियस ऑफ मेनिस्कस, यहाँ से अगर निकालें तो 2TS डिवाइड बाय गामा W इनटू SC। अगर SC की वैल्यू 0 तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर आपका राइज ऑफ कैपिलरी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो 0 जैसे ही रखेंगे इस एक्सप्रेशन से भी क्या हो जाएगा, जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यही रीजन है कि उस केस में क्या हो जाता है, जो राइज ऑफ कैपिलरी है रिड्यूस होकर 0 हो जाता है। कब, जब सोयल आपका पूरा का पूरा भरा हो, जब सोयल आपका पूरा का पूरा भरा हो। तो ये कुछ टिप्स हैं जो हम लोग को पहले आइडिया नहीं था कैपिलरी से रिलेटेड इतने डीप में। एक कॉन्सेप्ट और हम लोग याद रखेंगे, अगर हम लोग सोयल में कैपिलरिटी की बात कर रहे हैं, कैपिलरिटी एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पूरा सोयल में, पूरे इंटायरली सोयल के लिए कभी भी कैपिलरिटी जो थ्योरी है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, अप्लीकेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि जो वाइड है, जो वाइड की डायमेंशन है, वाइड ऑफ सोयल या कह सकते हैं रेडियस ऑफ जो वाइड है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। एक तो प्रिंसिपल ये हम लोग अभी नया नया जाने हैं। दूसरा अगर सोयल के बारे में हम कैपिलरिटी की स्टडी कर रहे हैं, तो कैपिलरिटी के बारे में बात करें तो अगर कोई सोयल है उसके लिए जो कैपिलरिटी एक्शन है, जो कैपिलरी के बारे में हम जानते हैं, वह इंटायरली अप्लीकेबल नहीं होता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोग सोयल के अंदर देखते हैं जो वाइड बनता है या जो पोर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी जो डाया है या डायमेंशन है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। यानी साइज ऑफ वाइड और रेडियस ऑफ वाइड नॉट यूनिफॉर्म इंटायरली फॉर एनी पर्टिकुलर सोयल। तो किसी भी पर्टिकुलर सोयल के लिए अगर हम बात करें तो जो वाइड की वैल्यू है या डायमेंशन है वाइड की, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। जब हम लोग पढ़ते हैं कि जो कैपिलरी एक्शन है होने के लिए कैपिलरी ट्यूब का होना बहुत जरूरी है, और कैपिलरी ट्यूब का मतलब यह है कि डायमेंशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी वाटर एक समान राइज करेगा। लेकिन सोयल में अगर हम लोग बोल रहे हैं कि कैपिलरिटी एक्शन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि कैपिलरी ट्यूब होना चाहिए। और कैपिलरी ट्यूब सोयल के अंदर कहाँ बनता है, वाइड ही कैपिलरी ट्यूब बनाता है। और वाइड की डायमेंशन किसी पर्टिकुलर सोयल सैंपल के लिए यूनिफॉर्म नहीं होता है, चाहे हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें। तो ये पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिखेंगे कैपिलरिटी थ्योरी not applicable, capillarity theory not applicable entirely for soil because size of wide और रेडियस ऑफ वाइड
is not uniform, is not uniform, moreover interconnection, moreover interconnection for entire soil, for entire soil, for entire soil in vertical as well as horizontal direction। तो चाहे हम लोग कैपिलरी ट्यूब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाना चाहे सोइल के अंदर, या तो वर्टिकल डायरेक्शन में बनाना चाहे, तो किसी भी डायरेक्शन में जो ट्यूब बनेगा वो यूनिफॉर्म नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो सोइल के पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल, उनकी साइज डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से जो वायर की शेप साइज बनेगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। therefore some modification applied, therefore some modification applied for the soil to get capillarity action। तो एक चीज हम लोग समझ में आया कि सोइल के अंदर जब भी हम लोग बात करते हैं कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी फिनोमिना हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ एज्यूम करके चल रहे हैं। एज्यूम करके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कैपिलरी ट्यूब बन नहीं रहा सोइल सैंपल के अंदर, और हम लोग बोल रहे हैं कि कैपिलरिटी एक्शन सोइल के अंदर हो रहा है। तो हम लोग पहले एज्यूम कर लिए हैं कि कैपिलरी ट्यूब बन रहा है और कैपिलरिटी एक्शन हो रहा है। तो जब हम लोग ये मान लिए हैं कि कैपिलरी ट्यूब बन रहा है, तो उसके बनने के पीछे बहुत सारे मॉडिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है? फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, नोट नंबर 1। तो कैपिलरिटी प्रिंसिपल या कैपिलरिटी फिनोमिना अप्लाई करने के लिए जो पहला एजम्पशन है, जो हम लोग पहला कुछ एज्यूम कर लिए हैं, वो क्या है? तो फर्स्ट लिखेंगे साइज ऑफ वायर assumed to be, size of wire assumed to be, size of wire assumed to be 20% of effective size of solid soil। पहला क्या है assumption? size of wires assumed to be 20% of effective size of soil solid। तो इसके अकॉर्डिंग जो साइज सोइल का माना गया है वो कितना है? 20% ऑफ इफेक्टिव साइज। और इफेक्टिव साइज को हम लोग क्या लेके चलते हैं? D10। तो 20% निकालेंगे, 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय D10। तो सॉल्व करेंगे तो D इक्वल्स टू D10 डिवाइड बाय 5। इसका मतलब अगर ये रिलेशन है तो हम लोग ये रिलेशन अगर अप्लाई कर रहे हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं चीजें कि जो D की वैल्यू है वो इक्वल टू होता है D10 डिवाइड बाय 5, तो कैपिलरिटी फिनोमिना सोइल के अंदर होगा। तो कभी कभी आपसे ये भी रिलेशन पूछ लिया जा सकता है कि साइज ऑफ पार्टिकल, या कह सकते हैं साइज ऑफ वायर या साइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब इन सोइल सैंपल किसके इक्वल होता है? तो आप याद रखेंगे जो इफेक्टिव साइज है उसका डिवाइड बाय 5 के इक्वल होता है। तो अगर D आपको पता चल गया तो किसी भी टाइम आप मैक्सिमम राइज निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम राइज हम पढ़े थे कितना था? 0.297 डिवाइड बाय D। तो D की जगह क्या लिखेंगे? D10, और ये ऊपर आ गया तो ये सॉल्व इस तरह से कर। सेकंड एजम्पशन क्या है? सेकंड एजम्पशन सेकंड, एलन हाइजन इक्वेशन, या हाइजन इक्वेशन केवल याद रखें,
हैजन इक्वेशन। तो हैजन जो साहब थे उन्होंने क्या दिया कि अगर सोयल सैंपल के लिए सोयल मास है उसमें कैपिलरिटी फिनोमेना होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, क्या रिलेशन होना चाहिए। तो हैजन इक्वेशन के अकॉर्डिंग D इक्वल्स टू C/E_D10 होता है, यानी साइज ऑफ वॉइड ऑफ सोयल या कह सकते हैं साइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब इक्वल्स टू C डिवाइड बाई E_D10 होता है। E वॉइड रेशियो, E क्या होगा वॉइड रेशियो, और C होता है हैजन कांस्टेंट, वेयर C इक्वल्स टू हैजन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0.1 से लेके 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और D10 इफेक्टिव साइज, D10 क्या होगा इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो यहां से निकल जाए। थर्ड एजम्पशन क्या है, थर्ड एजम्पशन rise of capillary, third rise of capillarity can be computed assume to be spherical size of पार्टिकल। अगर पार्टिकल की साइज स्फेरिकल है तो क्या रिलेशन दिया गया कैपिलरिटी फिनोमेना सोयल सैंपल के अंदर होने के लिए। तो अगर आपका साइज ऑफ पार्टिकल स्फेरिकल है तो वॉइड की वॉल्यूम ऑफ वॉइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dq, क्योंकि स्फेरिकल के लिए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है 4 डिवाइड बाय 3 पाई r3। इसको कन्वर्ट करेंगे d डायम में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1/6 पाई dq। तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dq। अगर सॉलिड के लिए हम निकाल रहे हैं सॉलिड का वॉल्यूम पार्टिकल के लिए तो ये आएगा d10 जो साइज है उसका क्यूब, इफेक्टिव जो साइज होगा उसका क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल है तो क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। दोनों इक्वेशन डिवाइड, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू लिख सकते हैं d³ डिवाइड बाय d10। और इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड रेशियो, तो वॉइड रेशियो इक्वल टू आ जाएगा d³ डिवाइड बाय d10 का क्यूब, और यहां से साइज ऑफ पार्टिकल या साइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब निकालेंगे तो आएगा e⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ और d10। ये रिलेशन आ जाएगा जब पार्टिकल हम लोग स्फेरिकल मान के चलेंगे। फिर d की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो कैपिलरी राइज निकाल सकते हैं हम लोग। कैपिलरी राइज नोट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट कैपिलरी राइज for fine grain soil, for fine grain soil is more as compared more than that of coarse grain soil। यानी कैपिलरी राइज जो H की वैल्यू होती है
वह ज्यादा होता है एच वैल्यू से। अगर ये फाइन ग्रेन सॉइल है तो उसके लिए एच की वैल्यू ज्यादा होगा, और कोर्स है तो उसके लिए एच की वैल्यू यानी राइज ऑफ कैपिलरी, अगर कोर्स सॉइल है तो उसमें कम राइज करेगा वाटर, कोर्स ग्रेन सॉइल। अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है तो उसमें जो कैपिलरी एक्शन होगा, और कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, वाटर राइज करता है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल होगा तो वाटर कम राइज करेगा। फाइन ग्रेन सॉइल है उसमें कैपिलरी एक्शन होगा तो वाटर ज्यादा राइज करेगा। तो नोट्स इसी में कंटिन्यू बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जाएगा आपसे कोई वैल्यू। तो टाइप्स ऑफ सॉइल टेबल याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल और डिवाइड बाय, दूसरा क्या हो जाएगा, राइज ऑफ कैपिलरी, तो राइज ऑफ कैपिलरी, तो कैपिलरी यानी एच होता है, और इसकी वैल्यू याद रखेंगे किसमें होगा, सेंटीमीटर में, वैल्यू किसमें है, सेंटीमीटर में। तो टाइप्स ऑफ सोइल, अगर आपका ग्रेवल है, अगर सोइल ग्रेवल है तो क्या होगा, अगर सोइल सैंड है तो क्या होगा, अगर सोइल सिल्ट है तो क्या होगा, अगर सोइल आपका क्ले है तो क्या होगा। तो अगर ग्रेवल है तो ग्रेवल के लिए जो कैपिलरी राइज की वैल्यू आएगी 2 से 10 सेंटीमीटर होता है, 2 से 10 सेंटीमीटर। अगर सोइल आपका ग्रेवल है तो कैपिलरी राइज की वैल्यू 2 से 10 सेंटीमीटर। अगर आपका सॉइल सैंड है तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, 10 से 100 कर देंगे, 100 सेंटीमीटर। अगर आपका सॉइल सिल्ट है तो फिर 100 वाला लेंगे, 100 यहाँ कर देंगे और यहाँ कर देंगे 1000। और अगर सॉइल आपका क्ले है तो 1000 यहाँ हो गया, फिर 3000। तो ये वैल्यू याद रखेंगे, ये सब वैल्यू किसमें होगा, सेंटीमीटर। तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा कोई एक वैल्यू। तो आज का क्लास यही हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।